नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में सीमा पर आतंकवादी घुसपैठ का बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि खतरा बढ़ चुका है और पीओके में 70 से अधिक आतंकवादी लॉन्च पैड जो है वो एक्टिव किए गए हैं। आतंकियों के छोटे छोटे समूहों द्वारा एक साथ घुसपैठ की संभावना है। खुफिया जानकारी पर लगातार नजर बनाए हुए सुरक्षा एजेंसियां हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकवादी लॉन्च पैड को फिर से सक्रिय करने की खबरें सामने आई हैं, जिनसे लगभग 800 आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और आईएसआई द्वारा इन लॉन्च पैड्स का पुनः सक्रिय किया जाना चिंता का कारण बन गया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अब आतंकवादी छोटे छोटे समूहों में विभिन्न स्थानों से एक साथ घुसपैठ की योजना बना रहे हैं, ताकि सुरक्षा बलों की चुनौती उन्हें दी जा सके और दबाव डाला जा सके। इस समय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्र स्तर पर चल रहे घटनाक्रमों का भी उपयोग करने का प्रयास किया जा सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही घुसपैठ कोशिशों को सफलता से नाकाम किया है, लेकिन अब दुश्मनों ने एक नया तरीका अपनाने की योजना बनाई है। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है और घुसपैठ को नाकाम करने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत किया हुआ है। जिस बीच सीमा पार से यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स जो है आतंकवादियों के घुसपैठ जो है वो कर सकते हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पहले ही सुरक्षा एजेंसी की तरफ से कर ली गई है, क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पर भी हालात बिगड़े हुए हैं और ध्यान भटकाते हुए ये सोचते हुए कि जम्मू कश्मीर में वो घुसपैठ कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां लगातार 24 घंटे चौकन्ना है। इस बीच खुफिया जानकारी पर लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं कि अगर ये लॉन्च पैड जो बात की जा रही है कि अगर यहाँ घुसपैठ की कोशिश की जाती है, 70 से अधिक लॉन्च पैड्स, आप अंदाजा लगाइए 800 के आसपास कहा जा रहा है कि आतंकवादी जो कि सीमा पार जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है वो घुसपैठ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भी इन्हें ये समझना होगा कि पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने घुसपैठ की हर एक कोशिश नाकाम की है और आगे भी करती रहेगी और सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकन्ना है, 24 घंटे अलर्ट पर है और इस बीच ये फिराक लगाए हुए आतंकियों को बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर की टेरिटोरियल जो लाइन है उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां पर पीओके में 70 से अधिक आतंकवादी लॉन्च पैड्स जो है वो एक्टिव किए गए हैं, जिनमें छोटे छोटे समूहों की अगर बात करें तो तकरीबन 800 के आसपास आतंकवादियों की घुसपैठ की जो आशंका है वो जताई जा रही है। पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के कई ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं, जिनमें 800 के करीब मिलिटेंटों को ट्रेनिंग दी गई है और उनको दरअंदाजी की कोशिशों के लिए तैयार किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी की माने तो पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्चिंग पैड तैयार किए गए हैं, जहां 800 के करीब मिलिटेंटों को ट्रेनिंग दी गई है और उनको दरअंदाजी के लिए तैयार किया गया। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेज और IS की तरफ से इनको ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद कई जगह से इनको दरअंदाजी की कोशिशों के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि मौजूदा हालात के मुताबिक जहां बैन अवी सतह पर हालात कशीदा बने हुए हैं, उसको देखते हुए भी मिलिटेंटों की तरफ से उसका फायदा उठाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, मगर जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया उसके बाद फोर्सेज की तरफ से बहुत सारे इलाकों में मजीद अलर्ट कर दिया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल को और चौकस कर दिया गया है। हालांकि जराये के माने कि 800 के करीब मिलिटेंट ऐसे हैं जिनको छोटे छोटे ग्रुप में भारत के अंदर भेजने की साजिशें की जा रही हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से लेकर जमीन से लेकर आसमान की तरफ से निगरानी के चलते वो किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी को और मजीद कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई साजिश कामयाब ना हो। मगर फोर्सेज की माने तो सिक्योरिटी एजेंसियों की माने तो बताया जा रहा है कि कई तरबियती कैंप जो पाकिस्तान के अंदर कायम किए गए हैं, छोटे बड़े कैंप हैं जिनको ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज और वहाँ की ISI दे रही है और इनको सरहद अबूर करने की साजिशें भी की जा रही हैं। मगर सिक्योरिटी एजेंसियों की माने तो उनकी तरफ से पूरी तरह अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी साजिश को कामयाब ना होने दिया जाए। राहुल सुदन के साथ जमशेद मरी, गुलिस्तान। रियासी के सलाल पावर स्टेशन में अस्थायी कर्मचारियों ने आज फिर से काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होगा तब तक पावर प्रोजेक्ट्स में कोई काम नहीं होगा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से नियमित करने और अन्य सुविधाओं का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल यदि जारी रहती है
तो उत्तरी भारत में बिजली संकट गहरा सकता है। फर्स्ट डिमांड हमारी ये थी, रेगुलाइजेशन, यहाँ पे वर्कर्स को रेगुलर किया जाए और जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनती है वर्कर के लिए तब तक एज पर OD1 रेट, ये हमारी PSR की जो डिमांड है, ये पिछले 2021 से हम डिमांड लेकर के चल रहे हैं। और मैनेजमेंट की तरफ से लास्ट टाइम हमें 3 अक्टूबर 2025 को ये एश्योरेंस मिला था और उन्होंने IOM लेटर बना करके हमारे साथी लोगों को दिखाया था, इंटरनल ऑफिसर मेमोरेंडम बना करके दिखाया था, उसमें रेट ग्रॉस इनकम बना करके दिखाई थी कि 45,000 स्किल्ड वर्कर की सैलरी हम यहाँ पे करेंगे जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर। 3 महीने का समय दिया गया था, तो 3 महीने सर कब के हो गए, आज 6 महीने हो रहे हैं, अभी तक हम वेट करते आ रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है और हमें ये भी नहीं बताया जा रहा है कि CMD ऑफिस में कोई इस तरह की पॉलिसी बन रही है, कोई कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इस तरह से कोई रिस्पांस नहीं है, मैनेजमेंट का कोई इस तरह से रुख नहीं है। तभी करके हमने ये डिसीजन लिया साथी लोगों ने मिलकर के कि हम स्ट्राइक पे उतरेंगे और स्ट्राइक को हम पूरा लंबा लेकर के चलेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब तो 4 दिन होंगे, 10 दिन हो गए, हम चाहते हैं जल्द से जल्द उठाया जाए। हमें शौक नहीं यहाँ पे धूप में जहाँ पे टेंट लगा के बैठना, ठीक है, हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुना के हमने सबको सुना दिया, अपना दुख कोई नहीं कर सकता, लास्ट हमारा ऑप्शन यही है, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये चीज़ पूछी यहाँ पे क्या है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर साथी हैं, हमारे चाहते हैं कि हम भी KV स्कूल में बच्चे पढ़ाएं, जो कि NHPC के एम्प्लॉइज के बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत मुश्किल से 1-2 बंदों का आता, वो भी कोटा के डाल देते हैं, कोटे के हिसाब से आएंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को KV स्कूल में पढ़ाएं। हमारे लिए टोटली ये चीज़ें बंद है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कुछ नहीं। रही बात सर आपने क्वार्टर के लिए बोला, तो क्वार्टर की मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे से 3,000 का क्वार्टर का लिया जाता है, जो कि इसके ऊपर 1 रुपये का मैनेजमेंट अपनी साइड से कोई रिपेयरिंग थे NHPC में, उनको 1600 रुपये क्वार्टर का मिलता था कि ई टाइप क्वार्टर का 1600 किराया था। आज हम 3,000 रुपये दे रहे हैं, 22,000 सैलरी है, 3,000 क्वार्टर का किराया देते हैं, हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं देती। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग में खोलने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रियासी में आज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा ने सरकार का पुतला जलाकर उसके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने की और चेतावनी दी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग में ना खोली गई तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3-4 महीने से इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आज ये प्रदर्शन करके इस सरकार को सीधी सीधी चुनौती और चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग को नहीं दी गई, जो जम्मू संभाग का एक हक है, अधिकार है, हकूक है, उसके अगर नहीं दी गई तो बहुत जल्द सड़कों पर एक जन आंदोलन होगा, एक एजिटेशन होगी। जो अभी प्रदर्शन है ये एजिटेशन में कन्वर्ट होगा और जिसकी जिम्मेवार है ये उमर अब्दुल्ला सरकार होगी। इसका दुर्भाग्य है कि जब जब यहाँ पर MC, कांग्रेस, PDP की सरकारें रही तब जम्मू के साथ भेदभाव करने का काम उन्होंने किया, पर अब हम और भेदभाव नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस भेदभाव का प्रतिकार NLU की डिमांड जम्मू प्रोविंस को भी चाहिए। और रही बात जम्मू को आज तक जो भी मिला है लड़कर ही मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस सरकार जो अभी भी है वो अभी भी जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश कर रही है। चाहे हम एम्स की बात करें, चाहे हम IIT की बात करें, जम्मू के लिए हमें लड़के ही मिला है, वैसे ही हम जम्मू प्रोविंस में भी NLU की मांग कर रहे हैं। हम कश्मीर में आपने NLU दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, पर इसके साथ ही जो जम्मू का हक है, जम्मू प्रोविंस को भी NLU की ज़रूरत है और वो हम अपना हक लेके रहेंगे। पूरे जम्मू प्रोविंस में आपने देखा हर जिला स्तर पर पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो अंधी बहरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उन तक ये आवाज़ पहुंचेगी और अगर ये आवाज़ नहीं पहुंची तो इन प्रदर्शनों को और उग्र रूप से। सांबा पुलिस थाने में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल SP GR भारद्वाज सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और सांबा के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। थाना दिवस में लोगों ने बढ़ते नशे और पशु तस्करी की समस्याओं पर चर्चा की और पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने इस दौरान अपने कई सुझाव देने के साथ साथ पुलिस की गश्त बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया। एडिशनल SP GR भारद्वाज ने इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करने का आश्वासन दिया।
थाना दिवस ऑर्गेनाइज होता है, वो हर पुलिस स्टेशन ऑर्गेनाइज करता है। इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सिविल सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने अपनी ग्रीवेंसेस, मुश्किलातें और पुलिस किस तरह से अच्छा काम करे उस पर वो कुछ अपने पॉइंट्स बताते हैं। आज उसी तर्ज पे एक थाना दिवस ऑर्गेनाइज किया गया पुलिस स्टेशन सांबा में, जिसमें डीएसपी अर्जुन साहब थे, अपना पुष्पिंदर साहब, एसएचओ और बाकी अफसरान ने भी शिरकत की, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें पर्पज़ हमारा ये रहता है कि जितनी भी ग्राउंड पे मुश्किलातें हैं जो पब्लिक फेस कर रही है, जहाँ वो चाहती है कि पुलिस की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी इम्प्रूव हो, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उस पर जो है वो सारी बातें सामने आती हैं और उनका निपटारा जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हायर अप वो हम करते हैं। जैसे आज का जो प्रोग्राम हुआ, जितनी भी बातें लोगों ने कही हैं पुलिस के बारे में, तो उनको हम हायर अप्स में हमारे जो एसएसपी सर हैं, वर्दी एसएसपी सर, उनके नोटिस में लाएंगे ताकि उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। इसी की बेसिस पे जो है आज फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट द्वारा आज गंदोह के उप जिला अस्पताल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को बचाने की प्रक्रिया को समझाना था। इस दौरान डॉक्टरों ने भी जीवन रक्षक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। बीएमओ गंदोह डॉक्टर फारूक सलीम ने कहा कि ऐसे मॉक ड्रिल्स का आयोजन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नियमित मॉक ड्रिल्स कर्मचारियों को वास्तविक आपातकालीन स्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। सर, ये मॉक ड्रिल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज जो ये मॉक ड्रिल थी फायर इमरजेंसी और हेल्थ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से थी। देखिए, मॉक ड्रिल जो होता है इसमें हमें ये है, तो मॉक ड्रिल से क्या होता है, हम प्रिलिमिनरी एक्शन लेते हैं। इसमें इंसान को पहले प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी कभी बोल के नहीं आती है, तो इमरजेंसी के लिए पहले ही तैयार होना चाहिए। तो हेल्थ की तरफ से हमने यही बताया कि अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस वगैरह हो जाता है, तो सबसे पहले देखो डॉक्टर को ये पहचान करनी कोई रियल इमरजेंसी जो है वो हमारे हाथों से ना छूटे, तो लोगों को हमें पूरा कोऑपरेट चाहिए। तो इसमें जो हमने देखा कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है कोई भी, उसको कैसे ठीक करना है, रिससिटेट करना है। बाकी आपने देखा होगा कि आजकल एयरपोर्ट्स वगैरह में भी हार्ट अटैक एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो उसके बारे में हमने लोगों को बताया। हमने ये स्टेप्स भी फॉलो किए कि कैसे उनको करना है। इसमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन का स्टेप्स होते हैं। पहले इंसान को बुलाना होता है, जब वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये अनकॉन्शियस है। उसके बाद एयरवे देखना पड़ता है, सर्कुलेशन, तो उसके बाद हम उसको रिससिटेट करते हैं। तो ऐसे 90% 90 to 90% लोगों की जान जो है बच जाती है। तो मेन मॉक ड्रिल का यही होता है कि हमें किसी भी खतरे से, तो हम हवा रख तैयार हैं। हमारी मॉक ड्रिल जैसे हॉस्पिटल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, कोई भी जहाँ पे गैदरिंग होती है हम वहाँ पर मॉक ड्रिल करते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं कि भाई फायर सर्विस के साथ काम कैसे करते हैं। तो ये हफ्ता जो हमारा है 14 से 20 अप्रैल तक हमारा इसीलिए होता है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हम यही लोगों में अवेयरनेस देते हैं कि भाई फायर सर्विस के बारे में, ये रूरल फायर हो या फॉरेस्ट फायर हो या गैस सिलेंडर की आग है। जैसे मान लो आजकल मैक्सिमम आग जो है गैस सिलेंडर और बिजली से लगती है, तो गैस सिलेंडर की आग को जब लगती, घबराने की कोई कुछ नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं होती। उसको मामूली ट्रिक, आप सिलेंडर को, रेगुलेटर को बंद कर दो, आग बुझ जाएगी आपकी। या आप अगर वैसा भी नहीं हो, रेगुलेटर खोलकर सिलेंडर को बाहर निकालो, आग बुझ सकती है। तो यही वजह है आग, आज हम लोग खुद इसका, अगर बिजली का सामान जो हम लगाते हैं वो अच्छा लगाना चाहिए, अपने घरों में सर्विस लाइन जो अच्छी लगानी चाहिए। तो यही कारण है हमारा मॉक ड्रिल का कि हर वक्त। जम्मू कश्मीर पटवार संघ ने डोडा स्थित डीसी परिसर में तीसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी है, जिसमें उन्होंने कई लंबित मांगों को हल करने की अपील की। पटवार संघ के सदस्यों ने मुख्य रूप से पटवार हलकों का सामान वितरण, समग्र सेवा नीति का निर्माण और लंबित पदोन्नतियों की स्वीकृति की मांग की है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव का आरोप लगाया है और ये लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में अलग अलग नियम हैं और नीतियां लागू की जा रही हैं। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द हल नहीं किया गया तो वे अपनी हड़ताल को और बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। साल से ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि मतलब कश्मीर में जो हमारी डीपीसी अगर यहाँ 2 हो जाती हैं, वहाँ 4 डीपीसी तब तक हो जाए, और उसके बाद हमारी डीपीसी वो 4 साल के बाद जो हुई वो अभी भी मतलब वो
जब उनकी एडजस्टमेंट ही आगे नहीं हो रही है, वो बड़ी आस लगाए हुए हैं कि हमारी हो जाए। इस हिसाब से यूटी की, एक ही यूटी में 2 प्रोविंसेस में अलग अलग किस्म के कानून नहीं हो सकते हैं। अगर वहाँ पे भी तो डिजिटाइजेशन है, अगर वहाँ पे असरअंदाज डिजिटाइजेशन में कोई असर नहीं होता है तो जम्मू प्रोविंस में क्या असर पड़ सकता है। हम कहते हैं कि अगर डिजिटाइजेशन, हम ये एक अच्छा स्टेप है, हम करेंगे क्या, उसको तो गिरदावरस भी कर सकते हैं। अगर उनकी पोस्टिंग की जाए, उनको असाइनमेंट दी जाए कि आपने ये करना है, वो प्रोजेक्ट वो उठाने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम वो काम नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं। उसमें हमने पहला मुद्दा रखा है कि आप रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्काज करेंगे तो जो काम का बर्डन है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क है, वो रिड्यूस हो जाएगा और पब्लिक को जो डोर टू डोर डे टू डे सफर होना पड़ता है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पोस्ट 2020 के बाद रेवेन्यू में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए बड़े अच्छा एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्टा, मैं कहूँ कि इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है वो ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। जैसे हमारा डिजिटाइजेशन का इशू हो गया, जियो रेफरेंसी का इशू हो गया, PSGA हो गया, ऑनलाइन फर्स्ट सिस्टम हो गए, तो पटवारी में कहीं ज़्यादा बर्डन ज़्यादा हो गया है और उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जो पॉइंट्स ऑफ चार्टर हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया है, अगर वो उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, तो मेजर जो रेवेन्यू के इश्यूज हैं और जिससे पब्लिक सफ़र हो रही है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसमें हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्काज है, बेसिक पे ग्रेड का इशू है, आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट है, जो एनटीज का कोटा है और पोस्टिंग टाइमली और टाइमली डीपीसीज हैं। और उसके बाद मैं एक और भी गवर्नमेंट और पॉलिसी डिजाइनर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी रेवेन्यू में कोई रिफॉर्म्स लिए जाए तो बेसिक जो ऑफिशियल्स हैं जिन्हें ग्राउंड पे काम करना होता है उनको कम से कम कंसिडरेशन। कठुआ में भी पटवारियों की हड़ताल जारी है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पटवारियों ने पटवार संघ के बैनर तले आज भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पटवारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रेवेन्यू प्लस जहाँ जो जितने भी काम थे वो मैनुअल होते थे, लेकिन आज की डेट में वो लैपटॉप और मोबाइल से होते हैं। तो उसके लिए हमने टेक्निकल ग्रेड पे भी की डिमांड रखी हुई है कि आज का जो पटवारी है जैसे वो काम कर रहा है, टेक्निकल काम है उसके, और उसको टेक्निकल ग्रेड पे दिया जाए। इसलिए हमारी डिमांड है, हमारा तहसीलदार की जो प्रमोशन होती है उसमें डायरेक्ट कोटा जो है वो 25% किया जाए और जो डिपार्टमेंट से पटवारी से गद्दौर बनते हैं उनको 75% किया जाए, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट के लिए कामयाब एसेट है, लेकिन जो डायरेक्ट है उसके लिए उसको डिपार्टमेंट में परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो डिपार्टमेंट के जो काम है वो सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के काम सफ़र करते हैं, चाहे वो इंतकाल के हों, जहाँ उनको जो सर्टिफिकेट्स हों वो भी उनको मिलने में दिक्कत आती है। तो ये भी हमारी डिमांड है। तो इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो लोगों से भी फीडबैक मिली है, लोग भी चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं फौरी तौर पर ये होना चाहिए कि जो 75% कोटा जो है वो यहाँ से पटवारी एसोसिएशन की तरफ से जो रेगुलर हैं, जो पटवारी हैं, गिरदावर हैं, उनकी तरफ से होना चाहिए और 25% कोटा जो वो डायरेक्ट आ जाए तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो बहुत सारी डिमांड हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और हम भी पहले इस कोशिश में रहे हैं। हमने भी बहुत धरने दिए हैं, बहुत हमने इस पटवारी एसोसिएशन की जो डिमांड है इनके बारे में कहते चले आए हैं, लेकिन आज भी हम यही देख रहे हैं कि हमारी वो डिमांड जो जितनी भी हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसलिए गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि वो इन डिमांड को जल्दी से जल्दी। पुंछ में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत योग और वेलनेस सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आयुष विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट्स में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और उन्हें ड्रग्स और नुकसान ड्रग्स के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर संजय रैना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सत्र के दौरान योग के फायदों पर रोशनी डाली गई और बताया गया कि योग मानसिक तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया और ये कहा कि नशा धीरे धीरे समाज को खत्म कर रहा है। योगा सेशन जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हो रहा है
और ये अलग अलग किस्म की एक्टिविटी है। और आज का जो योगा एक्टिविटी है ये मेंढर में, मंडी में, सुरकोट में, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, पंचायत लेवल पर, हर जगह पर हो रहा है, हर स्कूल्स में। और पुंछ पर यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ हैं। ये आज योगा सेशन यहाँ पर हो रहा है और हर डेट की ये 90 डेज चलेगा। और इसमें अलग अलग किस्म की एक्टिविटी है। जैसे आज 16 तारीख है तो आज की एक्टिविटी जो है वो योगा है, तो वो आज ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट जो है योगा एक्टिविटी की जा रही है। तो इसमें एक आयुष डिपार्टमेंट का भी ये आज एक्टिविटी हो रही है। अलग अलग एक्टिविटीज़ हर दिन है, तो आज आयुष ये एक्टिविटी हो रही है अलॉन्ग विद इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, सो दैट कि हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स और हमारा स्टाफ आया हुआ है, सो दैट कि सबसे पहले तो प्लेज लिया गया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद हमारे एक मेडिकल ऑफिसर ने क्वाइट अवेयरनेस लेक्चर दिया कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए और सिग्निफिकेंस ऑफ आयुष योगा उसमें क्या है, कितना आप योगा से इसको रिफ्रेन कर सकते हैं। गुजराती भाइयों ने एक बार फिर से सामाजिक सेवा की परंपरा को जारी रखते हुए सुरनकोट के मोड़ा बचाई गांव में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कुल 27 जोड़ियों का विवाह एक गरिमापूर्ण समारोह में संपन्न हुआ। इस पहल के तहत हर जोड़ी को लगभग 50,000 रुपए मूल्य के आवश्यक घरेलू सामान प्रदान किए गए ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत गरिमा के साथ कर सके। इस समारोह में बड़ी संख्या में सम्मानित नागरिकों ने भाग लिया और इस नेक पहल की सराहना की। और ये हमारे लिए एक खुशी का मुकाम है कि गुजरात से हमारे कुछ गुजराती भाई जो हैं वो हर साल की तरह इस साल भी जो है इस काम में अपना जो है वो तावन कर रहे हैं और वहाँ से इतने दूर वो तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे जो यहाँ पे जो पिछड़ा हुआ इलाका है इसमें ऐसी इज्तिमाई शादियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोकल जो हमारे जो रस्म रिवाज हैं उनसे हट के अगर ये इज़्दिवाजी ये इज्तिमाई शादियों का ये सिलसिला ये शुरू रहे। इसमें एक तरफ तो ये है कि गरीब जो लड़कियां हैं जिनको जो है वो शादी के खर्चा या उनकी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, एक तो वो वाला अमल जो है वो भी ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो लोग बंधे हुए हैं एक अपने इसमें जो रीतो रिवाज में, तो उससे भी हट के ये जो अमल लाया जा रहा है ये काबिल तहसीन। इसमें आज जो है 27 बच्चियों की शादियाँ हैं और जो मुख्तलिफ इलाका जात से हैं, 10 जोड़े राजौरी से हैं, पूंछ से हैं, गुरसाई से हैं, मेंढर से हैं, सोरनकोट से हैं, मुतादिद मकामात से आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जो है अहले सुन्नत के भी हैं, इसमें शिया भी हैं, जो है वो इसमें कोई मज़हब की क़ैद नहीं है, मुसलमान कोई भी आ सकता है। और जी मेरी लोगों से यही अपील है कि आप जो आज तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।